जय हिंद व्यूअर्स। जैसा अभी हाल फिलहाल में सुर्खियों में आप देख रहे हैं कि इजराइल और ईरान के बीच में वॉर चल रहा है और इस वॉर के बीच में अमेरिका की एंट्री हो गई। अमेरिका ने भी 7 B-2 बॉम्बर्स उतार दिए और उन B-2 बॉम्बर्स के थ्रू उसने ईरान की 3 बड़ी मेजर साइट्स पे अटैक किया, जिसमें फोर्दो, नतांज एंड इस्फहान शामिल है। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आज मैं इस पूरे सिनेरियो को अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं आपके लिए, पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चंस निकल के आएंगे। ऑपरेशन राइजिंग लायन, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, ऑपरेशन सिंधु, किनके नाम है, कौन कौन से ऑपरेशन कहां कहां पे कंडक्ट हुए। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि मेरा भी डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति की तरह ही है, टाइम लेके चीजों को समझाते हैं, क्योंकि ईच एंड एवरी एस्पेक्ट आपको समझाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम एकदम शुरू से शुरू करेंगे। क्या क्या वीडियो में हम कवर करेंगे? अगर हम बात करें, हम वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे लोकेशन की। हम इसको वर्ल्ड मैप पे इमेजिन करेंगे कि ईरान की लोकेशन क्या है, उसकी कैपिटल क्या है, और इजराइल की लोकेशन क्या है, उसकी कैपिटल क्या है, दोनों कौन से कॉन्टिनेंट के पार्ट हैं। और साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे कि आखिर इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला क्यों किया, उसमें उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की भी थोड़ी सी बात होगी। फिर उसके बाद अगर हम बात करेंगे, जब ये वॉर चल रहा था तो इस वॉर के बीच अगर हम बात करें तो अमेरिका की एंट्री कैसे हो गई, डोनाल्ड ट्रंप को आखिर कौन सा कीड़ा काट गया अचानक कि वो जन्नत से उठा और पट से आके उसने ईरान को एक थप्पड़ मारा और सीज फायर करवाने के लिए मजबूर कर दिया। उसकी भी बात करेंगे हम। फिर उसके बाद अगर हम बात करेंगे आगे इसका फ्यूचर एस्पेक्ट क्या होने वाला है, और सबसे मेन रीजन इसमें इंडिया का क्या रोल है, नरेंद्र मोदी साहब बैठ के क्या तमाशा देख रहे हैं, या फिर यूं कहें कि इंडिया के ऊपर इस युद्ध का क्या असर पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो वीडियो की शुरुआत करते हैं, अंत तक बने रहिएगा। अगर हम बात करें ये तारीख, सबसे पहले हम लोकेशन देखते हैं। किसकी लोकेशन देखते हैं? हम लोकेशन देखते हैं इजराइल और ईरान की। अगर हम बात करें, ये आपका वेस्ट एशिया का पार्ट है, इंडिया के बगल में पाकिस्तान, फिर यहां से ईरान शुरू हो जाता है। तो ये ईरान है, जिसे प्राचीन समय में पर्शिया बोला जाता था। प्रिंस ऑफ पर्शिया आपने मूवी देखी होगी, है ना। और ये इसकी राजधानी तेहरान है, ईरान, और इसकी राजधानी तेहरान। वेस्ट एशिया का ही पार्ट अगर हम बात करें तो क्या है, इजराइल है। इजराइल की कैपिटल अगर हम बात करें टेल अवीव, भूमध्य सागर मेडिटेरेनियन सी से अपनी सीमा लगाता है। दोनों के बीच में अगर हम बात करें बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, इसके बावजूद इजराइल ने युद्ध छेड़ा। आखिर क्यों छेड़ा, उसकी बात आगे करेंगे। सबसे पहली बात हम देख लेते हैं, आखिर ये सुर्खियों में क्यों रहा, क्या क्या घटनाएं घटी अभी तक। फिर हम बात करेंगे उनके कारण क्या रहे। तो अगर हम बात करें, ये तारीख थी 13 जून 2025 को अगर हम बात करें, तो इजराइल ने ईरान के कई शहरों पे अचानक एरियल अटैक और ड्रोन अटैक कर दिए और ताबड़तोड़ अटैक किए, एक के बाद एक मिसाइलें दागी गई। इसमें जो साइट शामिल थी ईरान जहां पे अटैक किया गया, वो सबसे पहली इंपॉर्टेंट साइट ईरान की राजधानी तेहरान ही थी। दूसरी साइट अगर हम बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट नतांज है, क्योंकि नतांज में अगर हम बात करें तो ईरान का यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी है। यूरेनियम को एनरिच किया जाता है, एनरिचमेंट प्रोसेस होता है। अगर यूरेनियम का 5% तक एनरिचमेंट है तो वो बिजली बनाने का काम करता है, और 20% से ऊपर अगर उसका एनरिचमेंट है तो उसे वॉर ग्रेड यूरेनियम कहते हैं, और वो एटॉमिक बम्स बनाने में, न्यूक्लियर बम्स बनाने में इस्तेमाल होता है। इसीलिए नतांज में यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी पे हमला किया गया ताकि ईरान न्यूक्लियर मिसाइल डेवलप ना कर सके। तीसरा अगर हम बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट साइट तबरीज पे हमला किया गया। 2 मिलिट्री साइट्स थी यहां पे, और साथ ही साथ न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी भी है। क्या? न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी भी ईरान की तबरीज में है, और 2 मिलिट्री साइट्स भी थी।
और इस तबरीज वाले अटैक में अगर हम बात करें, क्योंकि दो मिलिट्री साइट्स थी जहां ईरान के मिलिट्री हेडक्वार्टर्स थे, तो ईरान की टॉप आर्मी के कमांडर्स मारे गए। ईरानियन आर्म फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बागेरी, ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड के चीफ हुसैन सलामी, जनरल गुलाम अली राशिद, आमिर अली हजी अल्लाह, ठीक है, ऊपर लिखा हुआ सीनियर ईरानियन कमांडर्स किल्ड इन इजरायली अटैक। तो यहां पे टॉप कमांडर्स को यहां पे मार गिराया। इसके साथ साथ अराक, इस्फहान में तो अगर हम बात करें अंडरग्राउंड मिसाइल स्टोरेज फैसिलिटी थी, और करमनशाह, तो इन तीन 6 साइट्स पे इजराइल ने ईरान के हमला किया, एरियल और ड्रोन अटैक्स किए 13 जून को और तबाह कर दिए। अब ईरान बौखला गया और ईरान ने भी रिटेलिएशन किया। इसने ईरान ने भी रिटेलिएशन किया और ईरान ने भी इजराइल के ऊपर अटैक किया, और इजराइल के 2 बड़े शहरों जिसमें जेरूसलम और इजराइल की राजधानी टेल अवीव शामिल है। इस हमले में अगर हम बात करें ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, 4-5 लोग मारे गए, क्योंकि ईरान के पास अपना एयर डिफेंस सिस्टम है ना, उसके पास वो सिक्योरिटी डोम है, जिसकी वजह से इजराइल ने उन मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया और इसको न्यूट्रलाइज किया। अब इन दोनों के बीच में ये युद्ध हो ही रहा था कि उस बीच अमेरिका की एंट्री हो गई। किसकी एंट्री हो गई? उस बीच अमेरिका की एंट्री हो गई। अब देखिए, समझिए, वॉर चल रहा है कहां पे? मिडिल ईस्ट में, और अमेरिका बैठा है इधर, और अमेरिका ने कहां पे? मिडिल ईस्ट में ईरान पे हमला कर दिया। और हमला किया तो किया, किससे किया भाई साहब? B-2 बॉम्बर से। किससे हमला किया है? B-2 बॉम्बर से हमला किया। इतना खतरनाक ये बॉम्बर है भाई साहब, जो वर्ल्ड की किसी कंट्री के पास नहीं, सिर्फ अमेरिका के पास है, और वो भी 21 बॉम्बर है, क्योंकि इतना महंगा है और इसकी टेक्नोलॉजी किसी के पास नहीं। इसका शेप अगर आप देखेंगे एक बर्ड की तरह है। किसकी तरह है? एक पक्षी की तरह है। ईरान के रडार्स इसको ट्रैक ही नहीं कर पाए, गया आराम से मार के चला गया, और मारा तो मारा, तनपटा पे एकदम लगा के मारा। और साथ ही साथ बंकर बस्टर का GBU 57 इसका भी इस्तेमाल किया गया। ये मिसाइल ऐसी मिसाइल है, इसको B-2 बॉम्बर, मान लीजिए ये बॉम्बर है और इससे मिसाइल छोड़ी गई। इस मिसाइल का नाम बंकर बस्टर है, क्योंकि ये बंकर को तबाह कर देता है। बंकर नीचे ही होते हैं अंडरग्राउंड। तो ये मिसाइल देखिए, हवाई जहाज, ये B-2 बस्टर है, ये मिसाइल यहां से छोड़ी गई, ये जमीन के अंदर 18 मीटर कंक्रीट में, कंक्रीट की अगर जमीन हो, अगर आपने कंक्रीट बिछा के रखा हो, 18 मीटर तक जा सकता है, और अगर कंक्रीट ना बिछाई हो, जमीन नॉर्मल हो, 61 मीटर तक जा सकता है। अंदर जाएगा जमीन में, तब तक नहीं फटेगा, जब अंदर पूरा चला जाएगा उसके बाद फटेगा। तो इस्फहान में जो अंडरग्राउंड मिसाइल स्टोर करके रखी हुई थी, न्यूक्लियर मिसाइल, उन्होंने उसको तबाह करने के लिए अमेरिका ने बंकर बस्टर का इस्तेमाल किया। और ये बंकर बस्टर किससे ड्रॉप किया गया था? ये ड्रॉप किया गया था आपका B-2 बॉम्बर से। किससे? B-2 बॉम्बर से ड्रॉप किया गया। अमेरिका ने इस ऑपरेशन को नाम दिया ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। क्या नाम दिया? अमेरिका ने इस ऑपरेशन को नाम दिया ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। इजराइल ने जब ईरान पे हमला किया, उस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन राइजिंग लायन। और फिर ईरान ने जो इजराइल पे हमला किया, उस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। सच्चा वादा, कि वादा किए थे भाई, दगा दोगे तो हम भी हमला करेंगे, और ईरान ने वो काम किया, वादा निभाया, इसलिए उसको ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 नाम दिया गया। ठीक है, तो ऑपरेशन राइजिंग लायन, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर और ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस, ये आपको याद रखना। ये घटनाएं आपको समझ में देखने को आई। मगर अब यहां पे सवाल उठता है कि आखिर इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला क्यों किया? इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला क्यों किया? पहला सवाल हमारे लिए जो है, तो इसके लिए हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इजराइल और ईरान, पुराने समय में जिसे पर्शिया बोला जाता था,
ठीक है। इजराइल और ईरान के बीच में सब कुछ सही था। कब तक सही था? 1979 तक सब कुछ सही था। मगर 1979 में अगर हम बात करें, ईरानियन रेवोल्यूशन होता है, ईरानी क्रांति होती है। क्या होती है? ईरानी क्रांति होती है। और ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद अगर हम बात करें, ईरान अपने आप को शिया रिपब्लिक ऑफ इस्लाम के तौर पे डिक्लेयर करता है। मतलब शिया रिपब्लिक ऑफ इस्लाम। इस्लाम में भी दो सेक्ट होते हैं, एक शिया होते हैं और एक सुन्नी होते हैं। क्या होते हैं? शिया होते हैं और एक सुन्नी होते हैं। सुन्नी वो होते हैं जो अबू बकर को प्रोफेट मोहम्मद का उत्तराधिकारी मानते हैं, और शिया उन्हें कहते हैं जो अली को पैगंबर मोहम्मद का उत्तराधिकारी मानते हैं। वर्ल्ड में एक ही कंट्री है जहां पे पूरी शिया पॉपुलेशन रहती है, वो है ईरान, पर्शिया। तो अभी तक ये इस्लाम का कॉन्सेप्ट नहीं था, इसने अपने को शिया रिपब्लिक ऑफ इस्लाम ईरानियन क्रांति के बाद डिक्लेयर किया, और यहीं से सारी शुरुआत होती है। तो जाहिर सी बात है, इजराइल जो कंट्री है वो यहूदियों का देश है, जेविश पीपल का देश है। अब इन दोनों के बीच में क्या हो गया? आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस आ गए। क्या आ गए? आइडियोलॉजिकल और रिलीजियस डिफरेंसेस आ गए। और रिलीजियस डिफरेंसेस अगर हम बात करें, मिडल ईस्ट एशिया का एक सबसे बड़ा हेडेक है। शिया और सुन्नी का सबसे बड़ा विवाद अगर हम बात करें, उसी को लेके पूरा मिडल ईस्ट दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो पहली बात ये आ गई, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस और रिलीजियस डिफरेंसेस। दूसरी बात अगर हम बात करें तो ईरान किसको सपोर्ट करता है? ईरान हमास और हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता है। हमास अगर हम बात करें, पैलेस्टीन की गाजा स्ट्रिप पे अभी इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में युद्ध चल रहा था। तो ये अगर हम बात करें, पैलेस्टीन से ऑपरेट करता है और हिजबुल्लाह लेबनान से ऑपरेट करता है। और इन दोनों को इजराइल ने क्या किया है? एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करके रखा हुआ है, क्योंकि इजराइल के ये दो के दोनों दुश्मन है और ईरान इन दोनों को सपोर्ट करता है। मतलब तुम हमारे दुश्मन को सपोर्ट करेगा तो हम तुमको कैसे छोड़ेंगे? मतलब तुम तो फिर हमारे सबसे कट्टर दुश्मन हुए। तीसरी बात अगर हम बात करें, मिडल ईस्ट में रीजनल हेजमनी क्रिएट करने के लिए इंटेंस राइवलरी है। मतलब मिडल ईस्ट में अपना अपना दबदबा स्थापित करने के लिए दो बड़े जो पावर्स हैं, उसमें ईरान और इजराइल का नाम शामिल है। इस वजह से ईरान क्या है? न्यूक्लियर मिसाइल डेवलप करना चाह रहा है, और इसी वजह से इजराइल ईरान को रोकना चाह रहा है। किसको? इजराइल ईरान को रोकना चाह रहा है। तो इस वजह से अगर हम बात करें, कुल मिला के हम निष्कर्ष निकालें तो इजराइल और ईरान मिडल ईस्ट में दो बड़ी सुपर पावर्स हैं। इनके बीच में आइडियोलॉजिकल रिलीजियस डिफरेंसेस के साथ साथ इंटेंस राइवलरी भी है और रीजनल हेजमनी क्रिएट करने की एक रेस भी लगी हुई। अगर ये न्यूक्लियर मिसाइल डेवलप कर लेता है तो जाहिर सी बात है इस रेस में ईरान आगे निकल जाएगा। जैसे अगर हम बात करें, पाकिस्तान भी जब न्यूक्लियर मिसाइल डेवलप कर रहा था तो इंदिरा गांधी ने उस पर अटैक करने की बात की थी, मगर उससे पहले इंदिरा गांधी को ऑपरेशन ब्लू स्टार के थ्रू अपने ही लोगों ने मार डाला। वरना आज पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर नेशन नहीं बन पाता और हमको कभी आंख नहीं दिखा पाता। छुटपुट घटनाएं भी होती हैं तो सीधा पाकिस्तान क्या बोलता, हमारे पास न्यूक्लियर मिसाइल है, क्या बख्शोदी है। एक पड़ाका मारेंगे कट्टे से गिर जाएगा, एक मिसाइल मारेगा हमारा तो एक राज्य जाएगा, हम एक मिसाइल मारेंगे तो उनका पूरा का पूरा देश निपट जाएगा। जैसा खान सर बोलते हैं, डॉग शेप का वो दिखता ही है, कुत्ते की जैसे शकल वाला, और निपट जाएगा। तो वही है, अगर हमने टाइम से पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर मिसाइल बनने से रोका होता तो आज हमारे लिए हेडेक ना क्रिएट होती। वही काम जो इजराइल कर रहा है अब, और इजराइल की मदद कर रहा है अमेरिका। अब सवाल दूसरा उठता है कि आखिर अमेरिका बीच में क्यों आया? डोनाल्ड ट्रंप को कौन सी मिर्ची लग रही है कि वो उछल के आ जा रहा है? तो अगर हम बात करें सन 2015 की बात, 15 में बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति थे और ईरान के बीच में एक न्यूक्लियर ट्रीटी हुई जिसे ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन बोला गया। इस ट्रीटी के तहत ईरान कोई भी
न्यूक्लियर फैसिलिटी नहीं चलाएगा, सिविलियन न्यूक्लियर फैसिलिटी चलाएगा, बिजली बनाएगा, मगर वॉर ग्रेड यूरेनियम नहीं बनाएगा। एक साइट को छोड़ के, नातांज में सिर्फ सारी साइट्स को वो डिस्ट्रॉय करेगा, सिर्फ एक साइट छूटी रहेगी नातांज। उस पर सभी लोगों ने एग्री किया था। ये जो डील साइन हुई थी, ये 5 देशों के बीच में, 5 परमानेंट नेशंस हैं जो यूनाइटेड नेशन के, प्लस एक जर्मनी और ईरान के बीच में ये ट्रीटी साइन हुई थी। ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन इसको बोला गया। मगर 2016 में बराक ओबामा की सरकार चली गई। बराक ओबामा 2 बार राष्ट्रपति रह चुके अमेरिका के, और अमेरिका में प्रावधान है नहीं कि आप तीसरी बार चुनाव लड़ सकते। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बन गया, और डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही कहा नहीं नहीं भैया, ईरान को जो आपने एक्सेप्शन दिया ना नातांज वाली साइट का कि उसको नहीं बंद करेंगे, ईरान को 100% गारंटी देनी होगी, नातांज वाली साइट को भी बंद करना होगा, अदरवाइज हम इस ट्रीटी को नहीं मानते। और 2018 में अगर हम बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस ट्रीटी को समाप्त कर दिया। और फिर अगर हम बात करें 2020 में अगर हम देखें तो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार चली गई, और 2024 में जब इसकी सरकार दोबारा आई तो उसने उसी चीज को दोहराया कि नातांज की साइट को वो नहीं चला सकता है, हम उसको न्यूक्लियर पावर नेशन नहीं बनने देंगे। डोनाल्ड ट्रंप एक शक्तिशाली और मजबूत राष्ट्रपति अमेरिका में वैसे मजबूती राष्ट्रपति बनते हैं, मगर ये थोड़ा अलग किस्म का राष्ट्रपति है, समझ रहे हैं ना, अलग किस्म का, थोड़ा बहला किस्म का है। ऐसे सही किया। अब किसी भी देश के पास न्यूक्लियर मिसाइल नहीं आनी चाहिए, वरना वो नॉर्थ कोरिया का पगला तानाशाह देखो ना, किम जोंग उन, ऐसे ऐसे पगले देशों के पास अगर मिसाइल आ जाएगी तो महाराज क्या होगा इस देश और दुनिया का। कल को युगांडा और रवांडा जैसे देश भी अफ्रीका के, अगर उन्होंने न्यूक्लियर मिसाइल डेवलप कर ले, जिनके खाने के लाले पड़े हुए, मंद बुद्धि है, दिमाग 1% नहीं है, न एजुकेशन है, न कुछ है, क्या करेंगे? पाकिस्तान की तरह बात बात पे धमकी देंगे। ये वही हाल हो जाएगा कि आप सेब लेने गए, उसने पैसा मांगा, पिस्टल ली हुई है आपने, और कहा कि दबा देंगे ट्रिगर। इस तरीके का इनका रवैया। तो अमेरिका इसी वजह से एंट्री किया क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन को रद्द कर दिया था, और उन्होंने ईरान को तब वार्न किया था, है ना। और अगर हम बात करें, इजराइल भले ही नाटो का मेंबर नहीं है, मगर इजराइल सबसे बड़ा टेक्नोलॉजिकल पार्टनर है नाटो का, ठीक है, और इंडिया भी सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर है नाटो का। तो इस वजह से भी अमेरिका की एंट्री हुई। अब अभी आज सुनने में आ रहा है, न्यूज में आ रहा है कि अमेरिका ने सीज फायर डिक्लेयर करवा दिया। हमेशा ये बंदा सीज फायर डिक्लेयर करवाता है 2 देशों के बीच, भारत पाकिस्तान के बीच में भी इसने सीज फायर डिक्लेयर करवाया। अब इजराइल और ईरान वॉर में भी पहले हमला किया, फिर सीज फायर डिक्लेयर करवाता, मतलब उनकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरीके से तोड़ दी, उनकी सारी मिलिट्री फैसिलिटीज को खत्म कर दिया, उनकी सारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को खत्म कर दिया, उनके टॉप मिलिट्री कमांडर्स मार डाले, और उसके बाद कहते हैं सीज फायर। और बड़ा मजेदार उसका अभी मैंने सुना भाषण दिया उसने, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है कि ईरान एक बहुत बड़ा व्यापारी देश है, उसको व्यापार करना चाहिए, इन जमेलों में नहीं पड़ना चाहिए, मिलिट्री पावर बनने की कोशिश ना करे ईरान। और यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए नोबेल पीस प्राइज का भी कुछ लोग नॉमिनेशन कर रहे हैं। अब ईरान ने भी अमेरिका के, इससे पहले कि सीजफायर डिक्लेयर होता, ईरान ने भी अमेरिका के जो मिलिट्री बेसेस हैं जो ओमान में थे, क्योंकि अगर हम बात करें, आप वर्ल्ड मैप देखेंगे तो वर्ल्ड मैप में आप देखेंगे अमेरिका पे सीधा हमला तो नहीं कर सकता, तो उसने हमला ओमान पे किया था। ओमान में जो अमेरिका के मिलिट्री बेसिस थे उस पे हमला किया गया। ईरान और ओमान को डिवाइड करता है, जो इनको सेपरेट करता है, उसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी उसने ब्लॉक कर दिया। अब सवाल उठता है इसका इंडिया पे क्या असर? नरेंद्र मोदी खड़े होके क्या देख रहे हैं तमाशा? बोलते हैं कि हम दूसरे देशों की जंग रुकवाते हैं, हम सुप्रीम लीडर हैं, अमेरिका चाइना की बराबरी करते हैं। तो अमेरिका का क्या स्टैंड है? अमेरिका किसके सपोर्ट में, इजराइल के है कि ईरान के है? और इंडिया पे क्या असर पड़ेगा अगर ये युद्ध लंबा खिंचता? तो अभी तो हाल फिलहाल में सीजफायर डिक्लेयर हो गया, मगर ये युद्ध अगर लंबा खिंचता तो क्या होता? तो इंडिया पे क्या क्या असर हो सकता था उसकी बात करेंगे। सबसे पहली बात, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अगर उसने ब्लॉक कर दिया था, वो ब्लॉकेज अगर लंबे समय तक चलता है तो इंडिया की
ऑयल डिपेंडेंसी ईरान के ऊपर सबसे ज्यादा, 2 मिलियन लीटर्स पर डे इंडिया इंपोर्ट करता है ऑयल। ईरान सबसे बड़ा कच्चे तेल का निर्यातक देश है और इस वजह से, और इंडिया सबसे बड़ा आयातक है ये कच्चे तेल का ईरान। 2 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से वो इंपोर्ट करता है इंडिया। 2 मिलियन बराबर 20 लाख और एक बैरल में 169 लीटर्स कच्चा तेल होता है। तो समझिए एक दिन में कितना तेल आता है। अगर ये ब्लॉकेज हो जाएगा तो इंडिया के लिए एनर्जी सिक्योरिटी का खतरा क्रिएट हो जाएगा। आधे से ज्यादा कंपनियां बंद हो जाएंगी। आज जो उद्योग धंधे हैं उनको कैसे चलेंगे बिना डीजल और पेट्रोल के? कच्चे तेल से ही तो डीजल और पेट्रोल बनाया जाता है, क्रूड ऑयल से। दूसरी बात, पहले तो ये हो गया एनर्जी सिक्योरिटी का खतरा आएगा इंडिया के ऊपर। दूसरी बात, अगर हम बात करें वर्ल्ड ओवर लगभग 1.5 करोड़ एनआरआईज रहते हैं, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन, अब प्रवासी भारतीय, जो भारतीय हैं मगर विदेशों में रहते हैं। इसमें से 66% मिडल ईस्ट में रहते हैं। ये जंग अगर ज्यादा लंबी खिंची तो भारतीय गवर्नमेंट की, इंडियन गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। उनको सेफली इवैक्यूएट करके लाना, जैसे यूक्रेन के केस में किया गया, अफगानिस्तान के केस में किया गया, ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन गंगा। 66% लोग, 1.5 करोड़ का 66% अगर आप निकालोगे तो ये भैया 70-75 लाख लोगों को निकाल के लाना कितना मुश्किल काम हो जाएगा। तीसरी बात, अगर हम बात करें इंडिया की जो कनेक्टिविटी है, जो वेस्ट एशिया से अभी जा रही है, ईरान के चाबहार बंदरगाह से अफगानिस्तान तक जोड़ना और फिर यहां से यूरोप और सेंट्रल एशिया में जाना, ये प्रोजेक्ट भी लटक जाएगा। अब पाकिस्तान के साथ वैसे ही लड़ाई चल रही है, ईरान में और युद्ध चलेगा, तो भैया हमारा तो सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्टिविटी बिना अफगानिस्तान और ईरान के तो हो ही नहीं सकती ना। चाबहार प्रोजेक्ट लटक जाएगा। अब इंडिया किसकी साइड ले किसकी नहीं, तो इंडिया एक न्यूट्रल स्टैंड दिखा रहा है, जो लंबे सब इंडिया हर मैटर में न्यूट्रल स्टैंड दिखाता है, चाहे श्रीलंका हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे मालदीव्स हो। प्रेजेंट गवर्नमेंट ऐसी है कि भैया बैठ के बस तमाशा देखती है। पहले की सरकारें हुआ करती थी, राजीव गांधी श्रीलंका में कूद के ऑपरेशन पवन चलाया, मालदीव्स में ऑपरेशन कैक्टस चलाया। क्योंकि भाई पड़ोसी को अगर आपकी दिक्कत होगी तो जाहिर सी बात है उसका असर आप पे भी होगा। जलते घर को देखने वाले पूस का छप्पर आपका भी। अगर पड़ोस में आग लगी और आप देख के तमाशा देख रहे हैं, आप सोच रहे हैं मजा आ रहा है, तो वो आग की लपटें आपके घर तक भी आएंगे। तो पड़ोस में कुछ भी होगा तो इंडिया इतना बड़ा सुपर पावर तो है कि कम से कम नेपाल, भूटान, मालदीव्स और श्रीलंका जैसे देशों को तो डोमिनेट कर सकता नहीं कर सकता है। उसमें भी बस निंदा ही करते हैं। म्यांमार में तख्ता पलट हुआ, मोदी जी शांत। श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस आई, चाइना अपनी प्रेजेंस बढ़ा, मोदी जी शांत। मालदीव्स में इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया वहां के मिनिस्टर ने, इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ खुद ही, मोदी शांत। हर चीज में शांत। इससे बढ़िया तो मनमोहन सिंह है। चलिए खैर, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हर डिफेंस रिलेटेड न्यूज के लिए आप यहाँ पे आए, औरों को भी रेकमेंड करें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।